चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा हमने? बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये पढ़ा, वैल्यूज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा कि हेनरी फ्योल साहब कौन है? फैक्ट्री में इंजीनियर थे, कोल माइन में, है ना। 1841 में बर्थ हुआ इनका, है ना। और 1860 में फैक्ट्री में काम करने लग गए थे इंजीनियर बन के कोल माइन में। फिर 1888 में इनको मैनेजर बनाया गया, है ना। 1888 में मैनेजर बने थे। 1860 जब भी मैनेजर बने थे, ये तो डाटा है ये, और ये करेक्टेड होता है, देख लेना, है ना। ये तो नंबर है, डिजिट है, कोई वो तो है नहीं, है ना। तो इनको जब ये मैनेजर बने तो इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए साइंटिफिक तरीके से, और उनसे फिर इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, जिसकी वजह से ये क्या कहलाए, हेनरी फ्योल फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स थे इनके? तो पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल है बंदे की, उसको उस हिसाब से वर्किंग देना चाहिए। जैसे आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप इंजन बनाने का काम, उसमें जो डिज़ाइन डालने का काम है, वो उस बंदे को दो जो उसकी कैपेसिटी है। यदि इंजन बनाने का मैकेनिक है तो उसको दो, ये नहीं कि तुम टायर वाला काम इंजन वाले को दे दो, ये इंजन का काम टायर वाले को दे दो। इस तरीके से काम नहीं करना है। मतलब मेरे को गाना गाना आता है और तुम बोल रहे हो तुम वही नाच के दिखाओ, तो ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। जिसको जो काम आता है आपको वही काम उसको देना है। ये क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क। इससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आता है। और क्या होता है? यदि हम राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखेंगे तो क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट क्या है कि स्पेशलाइजेशन आता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, और क्या होता है? हमें गोल अचीव करने में आसानी होती है, बराबर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? सामने दिख रहा है ना, बुक में नहीं दी थी क्या तो कोई टेंशन नहीं। जमाने की कोई सी भी किताब लिख लो, मतलब देखो अपन 4-5 लोग बैठे हैं, मेरे को भी जोड़ो तो 6 लोग बैठे हैं। अभी क्या होता है, तुम जितनी बुक्स उठाओगे सब में कंटेंट अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है, कहना वही चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारे सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ चल रही होगी, है ना। मेरे भी दिमाग में अलग चल रहा है। तो जब यही तुम देख लो सबका माइंड अलग अलग होता है, तो हर राइटर अलग तरीके से बुक लिखता है। मेन पर्पज है हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस, है ना। चलो, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अथॉरिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम, बराबर। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? पावर। कौन सी? डिसीजन लेने का, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो काम आपको असाइन किया गया, जो जॉब आपको असाइन किया गया, उस जॉब को आप टाइम पर कंप्लीट कर दो, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस आर पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका क्या कहना है कि आपने किसी को अथॉरिटी दी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उससे रिलेटेड जो, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी पर्सन को असाइन की है तो उससे रिलेटेड जो पावर है यानी अथॉरिटी है वो भी दो आप। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि परचेज मैनेजर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको 500 यूनिट्स रॉ मटेरियल बाय करना है, बराबर। पर आपने उसको ये अथॉरिटी नहीं दी कि रेट वो डिसाइड कर ले, तो क्या होगा? बाजार जाएगा, 8-10 दुकानों में कोटेशन लेगा, आपको कोटेशन सबमिट करेगा, फिर आप क्या करोगे? यस या नो करोगे, या फिर आप बोलोगे कि 2-4 दुकान और देख ले यार भाई, जहाँ सस्ता मिल रहा वहाँ निपटा ले। इसमें क्या होगा? टाइम टेकिंग है,
टाइम टेकिंग है। क्या आपका काम टाइम पर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बराबर है। तो आपने यदि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि रॉ मटेरियल खरीदो, परचेस करो, तो आप उसको ये भी अथॉरिटी दो कि दादा इससे रिलेटेड जो डिसीजन लेने हैं ना रेट वेट के और पेमेंट जो देना है, नहीं तो पता पड़ा वो फिर तुमसे चेक साइन करवाने आ रहा है रेट डिसाइड होने के बाद। तो एक लेंदी प्रोसेस है, इस लेंदी प्रोसेस से बचो। काम यदि आपको टाइम पे चाहिए तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या करना पड़ेगा? अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे इन्होंने लिखा इफ ए पर्सन इज गिवन, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बुक्स रीडिंग की आदत होनी चाहिए, यदि नहीं है तो डालो। क्यों? जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी डिक्शनरी यानी कि वोकेबुलरी जनरेट नहीं होगी। आप एग्जाम में लिखोगे कैसे? कोई भी टीचर हो जो समझाता है वो इधर उधर की बातें करके ही समझा सकता है, मतलब वो बोलते हैं ना नाच गा भी पढ़ा सकता है वो, है ना। तुमको एग्जैक्ट यदि मैं इंग्लिश में देता गया तो तुम्हारे ज्ञान ऊपर से जाएगा ना। टोटल यदि प्योर मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया तो तुम उसमें से 10% ही कैच कर पाओगे, बाकी 90% तो ऊपर से जाएगा, बराबर है। इसलिए बुक जरूर रीड करना, तभी तुम्हारी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी और तुम एग्जाम में अच्छे वर्ड स्टैंडर्ड लिख पाओगे। स्टैंडर्ड जो शब्द जो तुम्हारे आंसर में होना चाहिए वो मैं ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर तुम्हें जब भी लिखो तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग जरूर लिखो। उसके बाद में तुम्हें क्या लिखना है कि बैलेंस मेंटेन होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट मिस यूज और अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई को आपने अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उस अथॉरिटी का वो मिस यूज करेगा तो आप क्या करोगे? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी मैनेजर पावर मिलने के बाद उसका गलत इस्तेमाल ना करे। ए मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश द सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबीइंग ए legitimate order but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for giving his her argument। यानी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सबऑर्डिनेट है यानी आपका जो आपके अंडर जो काम कर रहा है, मैं मैनेजर, मेरे अंदर 3 लोग काम करते हैं, तो वो जो मेरे अंदर काम करने वाले हैं जिनको मैंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मुझे ऐसा लगता है यानी मैनेजर को ऐसा लगता है इसने अपने पावर का मिसयूज किया है, तो आपको क्या करना है? आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। यानी आप पहले उससे एक्सप्लेनेशन ले लो कि भाई तेरे से गलती हुई तो क्यों हुई, उन्हें अब उसका इंटेंशन चेक कर लो, किसने जानबूझ के किया है या गलती से गलती हो गई, भाई मिस्टेक है या इंटेंशनली है। यदि इंटेंशन से उसने डिफॉल्ट किया है, मिसयूज किया है, तो पनिशमेंट देना जरूरी है, बराबर, ठीक है। और यदि गलती से मिस्टेक हुआ है तो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ 1 वीक टाइम बट ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। तुमने एक बंदे को बोला, आगे आ सकते हो, यदि आपने किसी बंदे को ये बोला कि 100 यूनिट तुम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, कोई सा भी प्रोडक्ट, मान लो ये चूहा ही बनाना है, बराबर है, ये चूहा बनाने के लिए माउस तुमने बोला उसको कि भाई 100 यूनिट मेरे को चाहिए लेकिन 1 वीक में। अभी उसको तुम्हें प्लास्टिक जो इसमें लग रहा है, मतलब रॉ मटेरियल जो इसमें लगेगा, उसका परचेजिंग पावर नहीं दिया उसको कि भाई तुम खरीद भी सकते हो, तो क्या वो बना पाएगा? So if there is no raw material available in the store room, as a result he could not complete the target of producing 100 unit of चूहा on time। अरे माउस नहीं बना पाएगा ना। The worker can not be blamed for not completing। अच्छा, वर्कर को पकड़ोगे क्या कि भाई तुमने बनाया क्यों नहीं? अरे तुम यार उसको रॉ मटेरियल नहीं दोगे तो बनाएगा किसे वो, बराबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अथॉरिटी नहीं दी थी, इस वजह से वो काम नहीं कर पाया। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से रूल बनाना है कि अथॉरिटी का मिसयूज ना हो पाए। उसके साथ में हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले।
तो जो हमारे बीएस का, बिजनेस स्टडीज़ का, यानी मैनेजमेंट का जो मेन वर्ड है क्या है, इफेक्टिव और इफिशिएंट, है ना, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट और कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, ये हमारा मेन वर्ड है बीएसपी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो समय पर काम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, बराबर है। पूरे होशोबाज और बिना किसी नशे पत्ती के कसम खा लो, यदि किसी को काम दिया है तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो पावर चाहिए वो भी आप उसको दोगे। पावर मतलब ऐसा नहीं तुमने ले जाके भाई को करंट फंसा दिया, बोले ये भाई 11,000 वोल्ट का झटका ले ले, ये पावर नहीं। डिसीजन मेकिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, यदि इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो तो क्या होगा, क्या होगा, सीधी सी बात है, आपका काम डिले होगा, टाइम पे पूरा नहीं होगा। अच्छा, हो सकता है कई बार मिसयूज हो जाए अथॉरिटी का मिसयूज भी हो सकता है। दूसरा, ओवर बर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और डिसीजन मेकिंग पावर ना होने की वजह से ओवर बर्डन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंदा काम ही नहीं कर पाएगा जब तक फाइल आगे से साइन होकर नहीं आएगी, जब तक अपर लेवल से अथोराइज नहीं होगा तब तक बंदा काम को कर ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वर्किंग बढ़ जाएगी, वर्कलोड उसका बढ़ जाएगा। आगे बढ़े तो अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे केस स्टडी के लिए तो ध्यान रखना, है ना। फिर की क्या है, मैच पैरिटी इक्वलिटी, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच होना चाहिए, पैरिटी होना चाहिए मतलब फेयर होना चाहिए, उसके बाद इक्वलिटी होना चाहिए कि जितना रिस्पॉन्सिबल बनाया है उतना अथोराइजेशन भी दो, बराबर। आगे बढ़ते हैं, एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर वर्क असाइन्ड टू इंडिविजुअल। परचेस का काम दिया है तो परचेस से रिलेटेड अथॉरिटी देना है, सेल से रिलेटेड नहीं, बराबर है। जो काम उसको दिया है उससे रिलेटेड अथॉरिटी देना है। गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट, ठीक है। आगे बढ़ूँ, केस स्टडी देख ले तो, है ना, एक दो क्वेश्चन भी देख ले तो मजा आएगा। सर पढ़ने नहीं तो मुझे, ए मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर। जो उसको ऑर्डर दिया गया है उसको पूरा नहीं किया तो पनिश कर सकता है, विलफुली कर सकता है, विलफुली नहीं कर सकता। कहने का इनका मतलब है कि उसके पास ये राइट तो है कि वो पनिश कर दे, लेकिन कब, जब सबऑर्डिनेट ने विलफुली वर्क कंप्लीट ना किया हो, विलफुली मिसयूज किया हो अथॉरिटी का। विलफुली मतलब जानबूझकर, है ना, गलती से मिस्टेक हो, बाय मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वैसे भी कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। द सेल्समैन ऑफ ABC लिमिटेड कुड नॉट अचीव हिज सेल्स टारगेट ऑफ 1000 यूनिट। कोई सेल्स मैनेजर होगा, उसको बोला गया था 1000 यूनिट बांट दो, बेच डालो, लॉकडाउन लग गया, कैसे बेचेगा, सिंपल सी बात है ना। ऑन इंक्वायरी इट वॉज फाउंड दैट ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू गिव डिस्काउंट और क्रेडिट। जब इंक्वायरी हुई कि क्यों नहीं बेच पाया तो मालूम पड़ा कि बंदे के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो कितना डिस्काउंट दे दे या क्रेडिट पे सेल कर दे। क्रेडिट यानी उधारी पे सेल कर दे, है ना। तुम लोग 12th क्लास के वो नौजवान व्यक्ति हो जिसने 11th को सीधा जंप किया है ना, ठीक है। तो यदि किसी शब्द का मतलब ना समझ में आए, तुम जंपिंग जैक थे 11th क्लास के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, स्ट्रेस की मैं किसी शब्द पे जोड़ दूँ या बार बार कोई चीज़ समझाऊँ तो सिर्फ इंटेंशन इतना सा है कि, है ना। तो उसको यदि तुमने पावर दिया कि भाई उधारी में बेच दो, दिवाली एक के साथ एक फ्री दे दो, मतलब इस तरीके से कोई स्कीम निकालने का उसको तुमने पावर नहीं दिया था, यार सीधी सी बात है यार। यदि पड़ोसी कोई ऑफर दे रहा है और अपन नहीं दे रहे हैं तो सीधी सी बात है पड़ोसी की दुकान चलेगी, अपन तो सिर्फ, है ना, मौसम का मजा लेंगे, बस बैठे रहोगे दुकान खोल के शटर डाउन करके, है ना।
तो इनका ये कहना है कि इसमें क्या भाई ने वायलेशन हुआ है, हुआ क्यों? क्योंकि आपने बैलेंस नहीं बनाया, ठीक है, बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया। क्लियर है क्या? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? तुम स्कूल जाते हो ऐसे ही चले जाते हो क्या? नहीं, वेल ड्रेस्ड जाते हो, जूता मोजा सब मतलब बाकायदा ड्रेस पहन के जाते हो, है ना? ऐसा होता है क्या कि नहीं कुछ भी पहन के चले गए, बाहर खड़ा कर देते हैं। फिर जो टाइम है स्कूल में एंट्री मारने का उसी टाइम पे जाते हो, लेट हुए तो फिर पनिशमेंट मिलती है। तो डिसिप्लिन रिफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जब आपने जॉब ज्वाइन की, जब आपको जॉब पर रखा गया, आपको एक लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, जो भी दिया जाता है। ऑफर लेटर कोई बोलता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर बोलता है, बराबर। जब भी आपको ये दिया गया तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है कि आपके और हमारा जो रिश्ता है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, बराबर है। जैसे किसी व्यक्ति की शादी होती है, पंडित आदमी किसी व्यक्ति की जब शादी होती है तो 7 वचन लिए दिए जाते हैं ना, 4 और 3 ऐसे करके एक रेशो बनता है ना, बराबर है। तो जो वादा किया है उसको आपको मेंटेन करना है, उसको फॉलो करना है, वही है कोड ऑफ कंडक्ट लाइफ का। तो मैनेजमेंट में जब किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर में सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। जैसे आपको सैलरी इतनी मिलेगी, आपको इतने बजे ऑफिस आना है, आपको इतने बजे ऑफिस से जाना है, ये टाइम आपका लंच का होगा, आप मंथ में 2 से ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकते हैं, बराबर है। ज़्यादा लेंगे तो आपकी सैलरी कटेगी, देर से आओगे तो सैलरी कटेगी। इस तरीके से जो भी रूल्स दिए गए हैं, बताए गए हैं एम्प्लॉय को, वो उसको फॉलो करना है। उसके बाद कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो बॉन्ड भरवाती हैं। बॉन्ड कैसे भराती हैं कि आप 2 साल, कम से कम 2 साल तक कंपनी को छोड़ के नहीं जाओगे, और आपने 2 साल से पहले ही तलाक लेने की सोच ली तो हम आपको क्या करेंगे, पनिशमेंट है, मतलब आपसे हम फिर उतने ड्यूरेशन का वसूली करेंगे। क्योंकि आपकी जगह हमको, देखो क्या होता है कि जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखते हो तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है उस बंदे को, ताकि वो आपके इन्वायरमेंट को समझे, है ना, ताकि वो आपके इन्वायरमेंट को समझे, आपकी वर्किंग स्टाइल को समझे, आपके इंटरनल जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको समझे, फिर वो उस पर काम करे। तो क्या आपने ट्रेनिंग सेंटर खोला है कि 6 महीने के लिए एम्प्लॉय आता है, फिर निकल लेता, फिर एक को रखते हो फिर निकल जाता है। तो ये समस्याएं आती थी कंपनियों को, इसलिए उन्होंने क्या करा, बॉन्ड भरवाना शुरू किया कि आप 2 साल 3 साल तक हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर है, हम ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि आप आओ ट्रेनिंग लो निकल लो, बराबर है। तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो रूल्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट के वो फॉलो करना है। उसके बाद गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, आपको अच्छा सुपीरियर देना। अच्छा सुपीरियर देना मतलब अननेसेसरी किसी भी एम्प्लॉय को परेशान नहीं करना है। उसके बाद क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एमंग सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, जो मैनेजमेंट और जो इसका एम्प्लॉय उनके बीच में कोई कंफ्यूजिंग वाला टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार जब तुम पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो तुमने ये देखा होगा कि बहुत बड़े उसमें लिखा आता है 70% ऑफ, फिर उसके बीच में छोटा सा स्टार लगा रहता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। कहीं पर भी सेल लगती है, एडवर्टाइजमेंट देखो और उसमें सेल देखो तो उसमें पूरे एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्टार लगा होगा, नियम एवं शर्तें लागू, जिसको हम इग्नोर करके और पहुँच जाते हैं। अच्छा, जो वहाँ पहुँच गए दुकान में, फिर दुकान में पहुँचने के बाद फिर अब आए हैं तो ले लो, है ना, मतलब जबरन में लूट जाओ। तो आपको क्लियर कट लिखना है कि नहीं हमारा ये रूल है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन का काम नहीं होना चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल, बंदे ने जितने टाइम आपको यानी एम्प्लॉय ने जितना टाइम देने के लिए वादा किया कंपनी को वो देगा, यानी 9 से 9 वर्किंग के लिए बोला है तो वो करेगा, और एम्प्लॉयर ने जो सैलरी देने का बोला है वो देगा। एम्प्लॉयर ने 2 मंथ में 2 छुट्टियां देने के लिए वादा किया था अदर देन संडे, तो देगा। यदि मान लो छुट्टियां नहीं ली बंदे ने
तो फिर उसके बदले पेमेंट मिलेगा। बराबर, क्लियर है? पेमेंट मिलेगा मतलब बंदे ने पूरे के पूरे 30 डेज काम किया, कोई छुट्टी नहीं ली, तो आपको उसको सैलरी कितनी देनी है? 30 डेज या 32 डेज? 32 डेज की देना है ना? बराबर है। अभी हर मंथ नहीं करना है, ये आपको साल भर के हिसाब से करना है। हर महीने 2 छुट्टी मतलब साल भर की 24, यानी यदि पूरे साल भर में एक भी छुट्टी नहीं हुई तो आप उसको 1 महीने की सैलरी क्या दोगे? बोनस के रूप में, क्योंकि बंदे ने छुट्टी नहीं ली। 6 दिन तो संडे के मान लो, ठीक है? डन, आगे बढ़े। चलो, जुडिशियस अप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। पेनाल्टियाँ लगेंगी, लेकिन कैसी? जो कानूनी रूप से है ना। ऐसा नहीं बोलोगे भाई तू लेट आया ना तो 2 घंटे जाके शमशान घाट में ड्यूटी दे दिया, रात में बारिश का मौसम हो तुम उसको शमशान घाट भेजोगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो लॉ परमिट करता है कि ये इसको हम पनिशमेंट दे सकते हैं, मतलब लॉ जो हमारा बना है, संविधान जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें CRPC क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, सिविल कोड प्रोसीजर, ऐसे करके 3-4 एक्ट बने हैं, उनके हिसाब से जो पनिशमेंट देना चाहिए वो दे सकते हैं। ठीक है। फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट और एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल, यानी मैनेजमेंट को भी टाइम पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने उसको बोला कि भाई तुम्हारा 9 से 9 टाइम है, भाई ने 9 से 9 30 दिन तक पूरा एम्प्लॉयमेंट में सर्विस दी उसने। अब आपने बोला था हम हर महीने की 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट कर देंगे, 10 तारीख हो गई, दे ही नहीं रहे सैलरी, तो गलत है ना। मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है रूल्स और एम्प्लॉय को भी फॉलो करना है। द डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर, सुपीरियर लेवल पर भी लगेगा। उसके बाद क्या? क्लियर और फेयर, सारी चीज़ें अपन समझ चुके हैं, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर द एम्प्लॉय मस्ट बी ऑनर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट के लिए ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। उनका मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। समय पर काम को पूरा करना है, कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। याद रखने का तरीका, गन्ने जैसा जूस निकालना है। गन्ने का जूस निकालते हुए देखा ना, 8-10 बार गन्ने को फेर देता है मशीन में, उसका छिलका भी बोलता होगा भाई माफ कर यार, बहुत निकल गया है, अब नहीं निकल सकता। डन, वेस्टेज नहीं होना कहने का। आगे बढ़े। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमेटिक के साथ में स्मूथ वर्किंग होगा, सिस्टमेटिक के साथ में स्मूथ वर्किंग होगा। इम्प्रूव्स इफिशियंसी, आपकी जो वर्किंग इफिशियंसी है, कैपेसिटी, वो बढ़ेगी, है ना। वही ये देखो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन साल भर से चल रहा है, तो हमारी यानी हर टीचर की जो बोलने की कैपेसिटी वो खत्म हो चुकी है। इतना बोलेंगी ना उसमें, किसको तो आप बोलेगा। मान लो यदि टीचर शादीशुदा है तो मैडम के सामने उसकी चलती नहीं भाई साइलेंट मोड में रहेगा, है ना, मनमोहन मोड में रहेगा, सिर्फ सुनने की आदत है उसकी, बोलने की खत्म हो गई। तो अब जब शुरू होगा पढ़ाना, है ना, तो उसकी बोलने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो काम को यदि टाइम पे करते हो, वर्किंग में आप कंटिन्यू वर्किंग में रहते हो सीरियसली, तो आपके साथ क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जिस काम को करने में आपने देखना, जब आप शुरुआत में वर्किंग करते हो, तो जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हो तो आप एक एक वर्ड को देख के टाइप करते हो। साल भर 6 महीने हो जाते तो बिना देखे धड़ाधड़ ऐसे देते रहो, स्क्रीन पे देखते हो और हाथ इस पे कीबोर्ड पे चलता है। क्यों? वर्किंग इफिशियंसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यूस उस वर्किंग को किया है, इसलिए। बराबर है। उसके बाद यदि आप वायलेट करते हो प्रिंसिपल, तो क्या दिक्कत होगी? डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड चॉस। ये चॉस का मतलब क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, इसको देख लेते हैं डिक्शनरी मीनिंग क्या है ना। थोड़ा सा देखते हैं।
अराजकता, मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, बराबर है। तो डिसऑर्डर है ना, उसके बाद कंफ्यूजन होगा और उसके बाद क्या होगी, मारपीट होगी, बेईमानी वाले काम मुझे आ जाए दो है ना। उसके बाद वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यदि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आपका जो रिसोर्स है वो वेस्ट होगा, बराबर। क्यों? ज़्यादा मटेरियल कुछ भी कर लोगे, है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा या तो आप एम्प्लॉय रख लोगे, है ना, या फिर यदि बंदा टाइम पे नहीं आएगा तो आप तो उसको सैलरी तो दे ही दे, है ना, एक्स्ट्रा जबरन में खर्चा होगा। डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, आपने बच्चे को बोला कि स्कूल में कभी भी आया तो अब क्या आपका सिलेबस पूरा होगा, यदि आप हर बच्चे को ध्यान में रखोगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा कभी, है ना, एक ना एक तो फिर ज्ञान की दुकान ही रहे। ऑनलाइन क्लास अटेंड ही कर रहे हो, 60 बच्चे हैं तो मुश्किल से 10 या 20 आते हैं, है ना, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, है ना, जंपिंग जैक खेल रहे हैं, उनको लगता है कि चल। अब डिसिप्लिन, इस कीवर्ड क्या है डिसिप्लिन के, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको रूल्स रेगुलेशन तैयार करना है। फॉलोइंग ए कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, जैसे डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि मरीज से मतलब है, तुम्हें पैसे से मतलब नहीं है, वो बात दूसरी कि उसको पैसे से मतलब है, मरीज से मतलब नहीं, हकीकत कुछ और है, लेकिन रूल कोड ऑफ कंडक्ट को, शपथ तो ओथ तो वही कहता है ना, है ना, मतलब सिर्फ समझाने के लिए बोला है। फॉलो मीटिंग ऑफ कमिटमेंट्स बाय सबऑर्डिनेट, दोनों को अपने अपने कमिटमेंट पूरे करने हैं, है ना, नहीं तो फिर क्या होएगा, आमिर खान और किरण राव जैसे काम होंगे 15 साल बाद। उसके बाद क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जुडिशियस अप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, और जो कानूनी तौर पर पेनल्टी लगना चाहिए वो अपने को पेनल्टी लगानी है, बराबर है। कुछ केस स्टडी देख लेते हैं। वोल्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड is manufacturing LED bulbs to save electricity and running under heavy losses. वोल्टेक इंडिया क्या कर रहा है, LED बल्ब बना रहा है ताकि बिजली बचाई जा सके, है ना, एंड रनिंग अंडर हैवी लॉस, लेकिन लॉसेस में है। टू रिसीव फ्रॉम द लॉसेस, रिव्यू फ्रॉम द लॉसेस, द मैनेजमेंट थॉट ऑफ शिफ्टिंग द यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया where labor is available at low cost. The management is also asked the worker to work overtime without any additional payment and promised to increase to wages of the workers after achieving its mission. Within a short period, the company started earning profit because both the management and workers honored their commitment. क्या है डिसिप्लिन, लॉसेस में थे, मैनेजमेंट ने क्या बोला, यार ये शहर में अपने को मज़ा नहीं आ रहा, लेबर महंगी है, गांव में ले चलो, लेबर थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, हाँ अभी तुम ओवर टाइम काम कर लो, हम लॉसेस में हैं, जैसे ही प्रॉफिट में आएंगे तो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे और तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट भी देंगे। थोड़े दिनों के बाद कंपनी अर्निंग पे आ गई, अब क्या चाहिए, वर्कर ने अपना काम किया, यानी सबऑर्डिनेट ने अपना काम किया, आपको क्या करना है, यानी मैनेजमेंट को क्या करना है, अपने कमिटमेंट पूरे करना है, बराबर है। आगे बढ़ो, इमेजिन कर पा रहे सिचुएशन, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलों में टीचरों को बोला आधी तनख्वाह में काम करो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बच्चों से हम वसूलेंगे तो फिर हम आपका पेमेंट बढ़ा देंगे। अब यदि लॉकडाउन खुल गया और मास्टर साहब की सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या है वायलेशन ऑफ, क्लियर है। एग्जाम्पल जो मैं खुद के दे देता हूँ या टीचिंग के दे देता हूँ वो इसलिए ताकि तुम्हें याद रह जाए या सिचुएशन को सोच सको, इमेजिन कर सको। अब आगे बढ़ूँ, हाँ सर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दिल खोल के लिखना एग्जाम्पल, है ना, पेन का ढक्कन खोलो या नहीं पर दिल खोल के एग्जाम्पल लिखना,
बीएसटी में तभी नंबर अच्छे मिलेंगे, ये ध्यान रखना, नहीं तो बीएस में नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद बीएसटी में यदि अच्छे नंबर चाहिए तो डिजाइनेड जरूर बनाना है ना, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। फोर्थ जो पहला डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो गए, तीसरा डिसिप्लिन, और चौथा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी यानी सिंगल, ओनली वन, ठीक है, एकता, बराबर है। कमांड का मतलब ऑर्डर, तो अभी यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही बॉस होना चाहिए, ऑर्डर देने वाला एक ही बॉस होना चाहिए। मतलब तुम घर में बैठे हो, मम्मी ने बोला पानी लाओ और पिताजी ने बोला चाय बना के लाओ, घर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, सच है। तो इनका क्या कहना है, यूनिटी ऑफ कमांड यानी जो ऑर्डर देने वाला बॉस है वो क्या होना चाहिए, सिंगल। एक ही बंदे से हमको ऑर्डर मिलेगा तो क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं। मैंने बोला क्लास 3 बजे, बड़े सर ने से तुमने मैसेज करके पूछा क्लास कब है, बड़े सर ने बोला 4:30 बजे। अभी क्या कुछ 3 बजे आएंगे, कुछ 3:30 बजे आएंगे, गलत हो जाएगा, सही है ना। तो ऑर्डर देने वाला बॉस हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही बंदा होना चाहिए। क्लियर? आगे कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सोच समझ के लिख सकते हो, नहीं तो चाय और पानी वाली सिचुएशन घर की इमेजिन कर लेना। If employee of production department is asked to go slow in production to maintain quality standard by the production in charge, प्रोडक्शन इंचार्ज ने क्या बोला, धीरे धीरे प्रोडक्शन करो। वो भाई अजय देवगन का बंदा था, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे फिर हद से गुजर जाएंगे। तो इसने क्या करा, इंचार्ज ने क्या बोला प्रोडक्शन वाले कि धीरे धीरे प्रोडक्शन बनाओ, क्वालिटी मेंटेन करो, क्वांटिटी से लेना देना नहीं है। सेल्स वाले ने क्या बोला, दिवाली आ गई, जितना ज़्यादा बना के दोगे उतना ज़्यादा बेचेंगे। अभी एम्प्लॉय का क्या, किसकी सुने, बोले अचीव नहीं हो पाएगा ना, फिर कंफ्यूजन में वो मतलब प्रोडक्शन वाले की सुनना कि सेल्स वाले की, बराबर है, ठीक है क्या, तो कंफ्यूजन होने का नहीं। तो यदि आप यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन करते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, पहला नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, नो ईगो क्लैशेस, ईगो क्लैश नहीं होगा ना, ये तो चाय और पानी ईगो क्लैश हो जाएगा, पता पड़ा तुम तो साइड में हो गए आपस में। इम्प्रूव, अच्छा परचेज वाले का नहीं सुनोगे तो उसका ईगो जाएगा, सेल्स वाले की नहीं सुनोगे तो उसका ईगो जाएगा। तो डिपार्टमेंटल के जो हेड है ना उनके ईगो क्लैश होंगे तो नुकसान होगा, कंपनी का टारगेट अचीव नहीं होगा, गोल अचीव नहीं हो पाएंगे, है ना। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, इफेक्टिवनेस मतलब कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड टू द फॉलोइंग, क्या क्या होगा यदि वायलेशन करोगे तो, कंफ्यूजन इन द माइंड, सीधी सी बात है कंफ्यूजन तो रहेगा। सबऑर्डिनेट विल गेट अ चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूज, बंदा बोले अरे हाथ खड़े कर देगा वो तो दे जाए, माफी किसकी सुनो, है ना। ईगो क्लैशेस होंगे अलग अलग उसके, डिफिकल्टी मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। 8वीं क्लास का बच्चा किसी और टाइम पे आएगा, 10वीं वाला किसी और पे आएगा, है ना। ये देखो, चलिए आगे बढ़े। तो यूनिटी ऑफ कमांड समझ लिया, इसमें ये समझने की जरूरत है क्या, नहीं है, केस लॉ दे दिया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी एक यूनिट के लिए एक ही प्लान होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा मैच करता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो कंफ्यूजन में ना आना, वो ऑर्डर के लिए है और ये प्लान के लिए। दैट
is the efforts of all the members and employees of organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal। यानी कि मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपने सबऑर्डिनेट, अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे काम करने के लिए बोले, यानी कि जो अल्टीमेट गोल है उस पर काम करना है। अल्टीमेट गोल क्या है? सर्वाइवल, अर्निंग और ग्रोथ, है ना। सर्वाइव करना है, आपको बाजार में बने रहना है, धीरे धीरे पैसा कमाना है और फिर एक्सपांसन करना है ना, बराबर। एक्सपांसन के लिए क्या याद रखना है? अभिषेक बच्चन की वो मूवी गुरु तो बोल दे परफेक्टली, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ जाऊँ, कोई दिक्कत? अच्छा देख, यदि एक कंपनी है ना, जस्ट इमेजिन एक सिचुएशन कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, है ना। अभी कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है, कोई व्हीकल सेक्शन की कंपनी है, उसने प्लान बना रखा है कि हमें इस बार पेट्रोल इंजन नहीं बनाने हैं, डीजल इंजन बनाने हैं, डीजल इंजन की कारें बनानी है। फिर एक दूसरा आया, वो बोले नहीं यार अपन तो इलेक्ट्रिक वाली बनाएंगे। एक तीसरा आया, ज्ञान की दुकान, कि नहीं यार बाबा यार अपन तो बिजली भी काय को, अपन तो सीधा ऊपर वाले से सोलर सिस्टम पे काम करेंगे। सोलर तीन प्लान हो गए। अभी क्या होगा? एम्प्लॉय ऐसे बैठ जाएगा कि यार तुम नक्की कर लो यार करना क्या है, तुम डिसाइड कर लो आपस में करना क्या है। कई बार ऐसा होता है ना, पिताजी बोलते हैं कॉमर्स ले ले, मम्मी बोलती नहीं साइंस लेना है, मैथमेटिक्स, बराबर, इंजीनियर बनेगा, ऐसा होता है। या तुम बोलते हो कि नहीं मेरे को तो ये करना है, पर उनका कहना है कि नहीं ये करना है। फिर तुम स्कूल गए, वहाँ प्रिंसिपल साहब ने अलग ज्ञान दे दिया इसको तो ये करवाओ, फिर क्या कंफ्यूजन। इसलिए हमेशा क्या करने का, एक ही प्लान होगा, जबरन में अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, बराबर। प्लान बी नहीं होना चाहिए हमेशा, है ना, प्लान ए ही होना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल और एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। भाई देखो, आपके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका क्या होता है, गोल अलग अलग होता है, हर बंदा अपने हिसाब से सोच के रखता है। तो यदि आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में काम करेंगे या यूनिटी ऑफ कमांड में काम करेंगे तो क्या होगा, एक ही प्लान पे काम करोगे तो जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो इसका वायलेशन करोगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। यदि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो क्या आप कोऑर्डिनेशन बना पाओगे? एक डिपार्टमेंट दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लान भी है, आपके पास प्लान है ना। दोनों अपने अपने पे करेंगे क्योंकि उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। कहने का मतलब ये कि वो क्या चाहेंगे कि मेरा गोल अचीव हो, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो तो मेरे को प्राइज मिले, है ना। एक व्यक्ति दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। तो पहला तो कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी। दूसरा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज फॉर वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो अलग अलग जब काम करोगे तो रिसोर्स सीधी सी बात है आपका वेस्ट होगा, एफर्ट भी वेस्ट होगा, बराबर। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपको जो गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को वो अचीव नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा तो एम्प्लॉय का होगा क्या? क्योंकि जब तक कंपनी कमाएगी नहीं तब तक देगी क्या? आप चाहते हो मेरी सैलरी बढ़े, मतलब कंपनी को अपना गोल अचीव करने का। देन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस, स्क्रीन में ध्यान रखने का, बुक में हो या ना, ठीक है। अच्छा, अपन ने बुक खोली नहीं है, चल देखो, कमांड की बात कर रहे हैं।
दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबऑर्डिनेट। एक बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि एक यूनिट के लिए एक ही प्लान होना चाहिए। फिर कमांड क्या कहता है कि पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना कि यही बंदा जिम्मेदार है, इसको ही पकड़ो, काम नहीं हुआ तो। कमांड डायरेक्शन का क्या है, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उस पर काम होना। वो ऑर्डर देने की बात करता है और ये प्लानिंग की बात करता है, बराबर। वो क्या बोलता है, एक आदमी का एक ही मालिक होना, दो नहीं होना, है ना। और दूसरा क्या कहता है कि एक ही रास्ते पर चलना है, रास्ता चेंज नहीं करना है। डू नॉट चेंज योर वे, वर्क ऑन इट, मूव ऑन इट। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉइज विथ क्लियरिटी इन माइंड। कमांड का क्या मतलब है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो सिंगल ऑर्डर के साथ काम करे, क्लियर है कि मेरे को यही करना है, मेरे मालिक ने यही बोला, दूसरा कोई काम नहीं होना मेरा, ठीक। डायरेक्शन का क्या मतलब है कि पूरी की पूरी यूनिट एक ही डायरेक्शन पे काम करेगी। यहाँ पर एम्प्लॉय और यहाँ पर पूरी यूनिट। कमांड में एक एम्प्लॉय लेकिन डायरेक्शन में पूरी यूनिट या पूरा डिपार्टमेंट। डन, आगे चलूँ अब। तो कीवर्ड क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के, वन यूनिट वन प्लान, एफर्ट मस्ट बी टुवर्ड्स गोल। उसके बाद क्या है, यूनिफिकेशन, एक ही डायरेक्शन में एफर्ट होना सबके, और कोऑर्डिनेशन अच्छा होना। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6 प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, तो आपका 6th प्रिंसिपल कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है इनका कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं देना है, किस पर ध्यान देना है, जनरल इंटरेस्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एट प्रेजेंट मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर भी अपन समझते हैं। इनका ये कहना है 6th प्रिंसिपल में सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि इस प्रिंसिपल पर आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना, बल्कि किस पे देना है, जनरल इंटरेस्ट। और यदि आप जनरल इंटरेस्ट पर ध्यान देंगे तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप पूरा हो जाएगा। 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबकी इच्छा क्या है, मेरे को सैलरी ज़्यादा मिले, मेरी ग्रोथ हो। पर ऐसा तब पॉसिबल है जब एक कॉमन गोल अचीव होगा। और कॉमन गोल क्या, कंपनी का गोल। कंपनी यदि सर्वाइव करेगी, कंपनी अर्निंग करेगी, कंपनी ग्रोथ करेगी, तो ही एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा, तभी तो वो ज़्यादा पेमेंट दे पाएगी। आपका सैलरी कब वो इंक्रीज करेगी, जब उसकी अर्निंग होगी। आपको बोनस कब देगी, जब उसकी अर्निंग होगी, बराबर है। तो इनका ये कहना है कि यदि आप जनरल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो, कॉमन गोल पे काम करोगे, तो आपका इंडिविजुअल गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। देन आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ने का मतलब अब रीड करता हूँ, ठीक है, दिमाग में आ गया क्या करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड, ऊपर होना चाहिए, द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ज़्यादा महत्व, इम्पोर्टेंस किसका होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट वर्किंग विथ सम ऑब्जेक्टिव। हर आदमी कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ बैठा होता है। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सबके अपने अलग अलग गोल है।
है ना। तो किसी की इच्छा ये है कि मैं अच्छे से पढ़ लूँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, किसी का वो उद्देश्य मेरे अच्छे परसेंट बन गए तो घर वाले अच्छा सा कोई गिफ्ट दिलाएंगे, बराबर है। एमपी बोर्ड का बच्चा है तो उसको न्यू लगता है कि अरे जी मेरे 75% बन गए तो सरकार मेरे को 25,000 मेरे खाते में डाल देगी, मेरी फीस वसूल। मालूम है या नहीं मालूम तुम लोगों को? यदि नहीं मालूम तो ध्यान रखना। यदि आपके 75% बनते हैं तो एमपी गवर्नमेंट सिर्फ एमपी बोर्ड में यदि पढ़ रहे हो तो, अदर बोर्ड में एमपी बोर्ड का बच्चा है और उसके 75% से ऊपर बनते हैं या 75 बनते हैं तो 25,000 एमपी गवर्नमेंट उसको उसके अकाउंट में सीधा दे देती है, तो उसकी फीस वीस सब वसूल हो जाती है। तो सबके अपने अलग अलग गोल हैं, बराबर। अच्छा, स्कूल का गोल क्या है कि हर बच्चा पास हो जाए। अब यदि आप स्कूल को गोल पे काम करोगे तो अपने आप सबके परसेंट बन जाएंगे। ये स्कूल का उद्देश्य है, माँ साहब ने पढ़ाया कि यार तुमको अच्छे नंबर आना चाहिए और तुमने उस पर काम किया कि नहीं यार अच्छे नंबर आना चाहिए, स्कूल का गोल अचीव होगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। ऐसे ही कंपनी में है, यदि कंपनी ग्रोथ करेगी तो एम्प्लॉय का भी काम बेड़ा पार हो जाएगा। आगे बढ़े, थोड़ा सा पढ़ लूँ कि पढ़ा मैंने, पढ़ा कि नहीं? थोड़ा सा पढ़ा है ना, आगे पढ़ो। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन then manager must try to reconcile individual interest with organizational goal। दोनों के डायरेक्शन सेम है तो ठीक है, कोई कोई का तो ऐसा रहता है कि नहीं यार मेरे को तो बस पास होना है, 33 नंबर चाहिए, ज़्यादा चाहिए ही नहीं, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके लिए क्या होता है, माँ साहब को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट, फिर वो बहकी बहकी बातें करनी पड़ती, माँ साहब की बातें कैसी करनी पड़ती हैं, फिर वो स्टोरी सुनाएंगे, जबरन की बातें करेंगे कि भाई तू कलेक्टर बन जाएगा तो तेरे को ये होगा, मतलब मोटिवेशन। अपन तो पहले से ही मोटिवेटेड है ना, मतलब फिर मोटिवेशन देगा, स्टोरी सुनाएगा या कुछ एग्जांपल देगा या एफर्ट डालेगा कि नहीं यार तू भी यार हमारे बोली के साथ आ जा, बराबर है। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल then individual goal must be sacrificed for achieving organization। और यदि ऐसा सब ना हुआ समझा पाना तो फिर लट उठाओ और सोचना शुरू करो कि दादा पास होना है ना। ठीक है, आगे बढ़ो, समझ में आया क्या? क्लियर है? अच्छा, एक एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइजेस एंड क्वालिटीज ऑफ ऑल द सप्लायर एंड गिव ऑर्डर टू बेस्ट रदर देन गिविंग ऑर्डर टू हिज ओन रिलेटिव बाय मिस यूजिंग हिज पावर। इनका क्या कहना है? चीज़ सस्ते में मिल जाए तो अच्छा है ना, जरूरी है क्या काका बाबा ने कोरिया का अपने रिलेटिव को देना ऑर्डर जरूरी है? नहीं, आप उसको दो जो कंपनी के लिए बेस्ट हो, ना कि उसको दो जो आपका रिलेटिव हो। आपको अपना गोल नहीं देखने का है बल्कि कंपनी का ऑर्डर अचीव करना है। आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव फैक्ट क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, दोनों गोल, आपका गोल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों गोल मिलेंगे तभी तो गोल होएगा, है ना, बराबर है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यदि इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो तो क्या होगा? नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अचीव नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ तो एम्प्लॉई का क्या होगा? लंबी रेस का घोड़ा, फिर आप ज़्यादा दिन तक गोदाम माली करो, क्यों? क्योंकि कंपनी कमाएगी नहीं तो आपको देगी नहीं, बराबर है। आगे बढ़े, कीवर्ड्स क्या है इसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन का गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। डन। उसके बाद वाइल टेकिंग डिसीजन मैनेजर मस्ट गिव प्रायोरिटी टू द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी डिसीजन मेकिंग की बात होगी तो एम्प्लॉय को, मैनेजर को ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले, हम बाद में। डन। उसके बाद ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉट बाय सेक्रीफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाई करो और ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करो। मैनेजर शुड नॉट टेक अनफेयर डिसीजन बाय टेकिंग ब्राइब्स, मतलब रिश्वत लेके काम नहीं करने का है, आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल पे ही ध्यान देना है। एम्प्लॉयज मस्ट सेक्रीफाई देयर लीव्स आर अटेंडिंग फैमिली फंक्शन इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉय। यदि आपकी ज़रूरत आपके ऑर्गेनाइजेशन को है तो शादी ब्याह छोड़ दो, फेरे बाद में ले लेना, पहले कंपनी को फेरे दिलाओ। बराबर है, ये इनका कहना है। देन आगे बढ़े। अब ये जो प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन, इसको हम 5 मिनट ब्रेक के बाद शुरू करेंगे।